हाय हेलो एवरीवन। सो एक माइक्रो कैप प्लेयर पे डिस्कशन करेंगे आज हम। एमरल्ड फाइनेंस, लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया था। इनका बिजनेस मॉडल काफी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है। लिंक वगैरह आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है। एक तो इनका ट्रेडिशनल मॉडल है जहां पे ये कंपनी गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के लिए। लेकिन हमने जो इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था वो इनके नए प्रोडक्ट के लिए था। कंपनी ने कुछ टाइम पहले एक अपना नया सेगमेंट लॉन्च किया है ईडब्ल्यूए करके, अर्ली वेज एक्सेस। सो इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें ये बेसिकली एम्प्लॉयज को एक तरीके का सैलरी उनको एडवांस में ऑफर करते हैं। एंड जो इनको रीपेमेंट आता है वो उनके एम्प्लॉयर से आता है, तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है, एनपीए का चांस बहुत कम होता है। एंड इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। इंडिया में अभी ये इनिशियल स्टेज में है और कंपनी का कहना है कि आगे इसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ हमको दिखता है। उसी के बेसिस पे इन्होंने अगले 3 साल का गाइडेंस दिया है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 8 to 10 टाइम ग्रो कर सकता है इस प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो ये इनका बहुत अग्रेसिव गाइडेंस था। हमने लास्ट क्वार्टर में देखा कंपनी का मॉडल अच्छा है, बिजनेस ठीक कर रहा है और री रेटिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी स्टॉक के अंदर। अभी आप देखोगे तो 70-80% का अपसाइड भी आ चुका है वहां से। इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे आए थे कंपनी के। Q2 में नंबर्स बहुत सॉलिड था। अब कॉन कॉल में हमको देखना है कि आगे कैसा प्रोग्रेस रहा इनका, कितने कॉर्पोरेट्स को इन्होंने और एम्प्लॉय ऑनबोर्ड किया है, आगे और कितने कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करने का प्लान है। प्लस एक नया प्रोडक्ट और कंपनी लॉन्च करने को देख रही है, उस पर देखेंगे। एंड गाइडेंस को क्या मेंटेन कर रही है कंपनी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो एमरल्ड फाइनेंस का Q2 का अगर हम नंबर देखें तो ऑफकोर्स प्रॉफिट कंपनी का डबल हुआ था इस क्वार्टर में भी, 139% का पैट ग्रोथ था। देन पूरा फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे तो इसमें इनका रेवेन्यू 56% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में डबल से भी ज्यादा हो गया, 108% के आसपास की ग्रोथ आई है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने वारंट इशू किए थे, मॉरिशियस बेस्ड ये एक कंपनी है इन्वेस्टी ग्लोबल। सो अब इस कंपनी का जो स्टेक है एमरल्ड फाइनेंस में वो 9% हो गया बढ़ करके। प्रोमोटर्स ने क्योंकि फंड रेस किया है तो उनका स्टेक थोड़ा सा कम हो गया, 67 से 62% के आसपास हो गया। कंपनी को आगे ग्रोथ को फंड करने के लिए इन्होंने ये फंड रेजिंग करी है। देन इनका जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है इसमें जीरो एनपीए रहा है अभी तक पूरे फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, बिकॉज एनपीए का चांस इसमें बहुत कम बनता है। बिकॉज वही जो हमने मॉडल डिस्कस किया कि आप एम्प्लॉय को एक तरीके का उसका मंथली जो सैलरी है वो एडवांस में दे रहे हो और उसके पूरे सैलरी का 40% दे रहे हो, तो एक्सपोजर आपका वैसे ही कम हो गया। देन नेक्स्ट मंथ जो आपको रीपेमेंट आएगा वो एम्प्लॉय नहीं करेगा, वो उसका एम्प्लॉयर करेगा, तो डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। सिर्फ सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर वो कंपनी ही बंद हो जाए, वो अगर कॉर्पोरेट ही बंद हो जाए, जो सबसे वर्स्ट केस होगा, उस केस में जाके एमरल्ड का एनपीए बनने का चांस लगता है। अदरवाइज एनपीए इनका बहुत नॉर्मल ही रहेगा, बहुत मिनिमल रहने का चांस है इस केस में, इस प्रोडक्ट में। देन अभी अगर आप टोटल कॉर्पोरेट्स देखोगे एमरल्ड के साथ में जो पार्टनरशिप है, तो 25 कॉर्पोरेट्स के साथ में इनका पार्टनरशिप हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 15 कॉर्पोरेट्स के साथ में था, तो मतलब एक क्वार्टर में 10 न्यू कॉर्पोरेट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है रिसेंटली। देन कंपनी कह रही है अभी यूपी कॉर्पोरेशन को भी हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं ऑनबोर्ड करने का। प्लस बॉम्बे बेस्ड एक कंपनी है जो कि इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनको बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनको भी इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया। तो ये 2-3 बड़े अपडेट्स हैं। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में हमारा टारगेट है कि हम 15 कॉर्पोरेट्स को और ऑनबोर्ड करें, जिससे इनका टोटल जो कॉर्पोरेट बेस है वो 40 हो जाएगा। देन फोर्थ क्वार्टर में कंपनी देखेगी कि इस नंबर को और कितना ग्रो किया जा सकता है। तो लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम FY25 के एंड तक अराउंड 100 या 120 तक हम टोटल कॉर्पोरेट पार्टनरशिप को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो इनकी पोजीशन है उसमें लगता नहीं है कि कंपनी उस गाइडेंस को अचीव कर पाएगी। ग्रोथ अच्छी है, 15 से 25, 25 से 40 ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन जो टारगेट इन्होंने अपने लिए सेट किया था 100-120 के आसपास का, वो नंबर अचीवेबल नहीं लग रहा है। बट ओवरऑल ग्रोथ अच्छा चल रहा है कंपनी का। देन नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का टारगेट है इनका, तो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट तो ये ऑफर कर ही रहे हैं। इसके साथ में कंपनी का प्लान है कि स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ये ऑफर करेंगे। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाएगा एक तो, बिकॉज आप एक कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज को अभी सिर्फ ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट का अपना कुछ लिमिटेशन है, जैसे लेट्स से अगर आपका पूरा सैलरी 1 लाख है तो उसका सिर्फ 40% तक ही मैक्सिमम आपको एमरेल जो है वो आपको एक तरीके का एडवांस में दे सकता है या लोन दे सकता है। प्लस नेक्स्ट मंथ आपका पूरा जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयर उसको डिडक्ट कर देगा एंड वो एमरेल को रीपे कर देगा। तो एक तरीके से
पूरा पेमेंट आपको वन टाइम में ही पे करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में क्या है कि आपको थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा मिल सकता है इसमें। दूसरा चांस ये है कि एकदम से आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ईएमआई के बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे इसको रीपे कर सकते हो, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है एम्प्लॉयज के पास में। इसीलिए मैनेजमेंट का कहना है कि इससे हमारा जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, मतलब वो एम्प्लॉयज जो अभी तक ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर रहे थे, या फिर वो एम्प्लॉयज जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट एक्सेस कर रहे थे लेकिन स्टिल उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेट बन जाएगा। सो ये कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अब इसमें रिस्क ये कैसे मैनेज करेंगे, तो कंपनी कह रही है कि पहला प्रेफरेंस हम उन्हीं को देंगे जिन एम्प्लॉयज ने हमारा ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है उसको यूज किया हुआ है, बिकॉज उनका हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, उनको हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। प्लस कंपनी का कहना है कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग भी रखेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल रिस्क मैनेज होगा। इसमें रीपेमेंट जो है वो इसमें भी एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉय नहीं करेगा। मतलब एम्प्लॉय ने लोन ले लिया, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ले लिया, और नेक्स्ट मंथ से उसकी सैलरी में से वो ईएमआई डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में क्या होता है कि पूरा अमाउंट जो है वो वन टाइम में डिडक्ट हो जाता है। इसमें अगर आपने 6 मंथ्स की ईएमआई पे लिया है लोन को, तो मंथली बेसिस पे आपका जो वो ईएमआई है वो कॉर्पोरेट आपका डिडक्ट करेगा और एमरेल्ड को पे करेगा। यानी इसमें भी एक तरीके से अगर आप देखो तो कंट्रोल एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है, एम्प्लॉयर के हाथ में है, तो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर लगता है इस प्रोडक्ट के अंदर भी। अब ईडब्ल्यूए वाला जो प्रोडक्ट है, क्या उसमें कोई रिस्क का चांस है? एक और रिस्क का चांस हो सकता है। जैसे इन केस अगर एक एम्प्लॉय ने वो ईडब्ल्यूए का प्रोडक्ट ले लिया, बट अब वो मंथ के बीच में अगर जॉब स्विच कर दे, किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, तो क्या लोन डिफॉल्ट का चांस बनता है? इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है इसमें, दो तरीके से हम रिस्क मैनेज करते हैं इसमें। तो कंपनी क्या करती है, जो भी एम्प्लॉय ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करता है, उसको वो उस पर्टिकुलर मंथ के टोटल रिक्रूटेड डेज के ऊपर ही वो ऑफर करते हैं, वो जो लोन देते हैं उस टोटल रिक्रूटेड डेज के ऊपर ही देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स से एक एम्प्लॉय ने जब ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया, तो उस मंथ में टोटल उसका जो सर्विंग था वो सिर्फ 15 डेज का था, मतलब उसने 15 डेज तक जॉब किया है, सर्विस दिया है अपनी कंपनी को। तो एमरेल जो है वो उसको पूरे मंथ के सैलरी के बेसिस पे 40% का नहीं देगा, उस 15 डेज का जितना भी सैलरी बन रहा है उसका 40% तक उसको ऑफर करेगा। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने अपना रिस्क एक्सपोजर कम कर लिया इस प्रूडेंसी के साथ में। बिकॉज पहले लेट्स से अगर उसकी सैलरी 50,000 थी, तो आप उसको 50,000 का 40% देते, लेकिन आपने थोड़ा सा प्रूडेंटली इसको मैनेज किया, तो अब आप 15 डेज का दोगे, यानी कि 25,000 का 40% आप उसको ऑफर करोगे, तो आपका रिस्क एक्सपोजर इसमें कम हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, मैनेजमेंट का कहना है कि जब भी अगर इनकेस ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ने ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट लिया और अब इमीडिएटली उसने जॉब स्विच कर ली, तो उस केस में क्या होगा, जो जैसे आप भी देखते हो कि आप नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप जॉब स्विच करते हो, तो नोटिस पीरियड वगैरह पे सर्व करने के बाद जो आपका पुराना एम्प्लॉयर है वो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देता है। जो भी आपका सैलरी वगैरह पेंडिंग होता है, बैलेंसेस पेंडिंग होते हैं, वो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे करता है। तो कंपनी कह रही है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो जॉब स्विच भी करता है, तो भी जो उसका एम्प्लॉयर है उसके साथ में हमारा टर्म्स कंडीशन हो रखा है, जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसको वो देगा, उसमें हमारा जो पेंडेंसी बनता है, हमारा जो पैसा बनता है वो डिडक्ट करेगा, देन बाकी का अमाउंट वो उस एम्प्लॉय को देगा। तो इस तरीके से ये रिस्क मैनेज करते हैं। कंपनी कह रही है कि इसीलिए इसमें एनपीए का चांस जो है वो बहुत ही कम है ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के अंदर। अब अगर आप ये अनसिक्योर्ड लोन वाले प्रोडक्ट की बात करोगे, तो इसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें एनपीए का चांस बिल्कुल है, बिकॉज ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है। जैसे मार्केट में बाकी बैंक्स और एनबीएफसीज देते हैं, वैसे ही हम भी एक तरीके का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दे रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस को जब हमने क्रिएट किया, इस प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने फैक्टर इन करी हुई है, और उसी के बेसिस पे हम इसमें जो प्राइसिंग है वो भी उसी के बेसिस पे रखेंगे। मतलब इसका जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, रिस्क को देख करके होगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो उसमें वैसा रिटर्न भी नहीं आएगा। तो कंपनी कह रही है कि वो सारी चीजें हम पहले से मैनेज करके चल रहे हैं। प्लस इसका जो अंडरराइटिंग रहेगा वो भी स्ट्रांग रहेगा कंपेयर टू ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। देन कंपनी कह रही है कि कुछ इसमें क्राइटेरिया देखेंगे, जैसे एक तो वो रहेगा ही कि उन एम्प्लॉयज को पहले प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट लिया हुआ है। दूसरा कंपनी कह रही है कि इसमें हम ई मैट जो है वो मैंडेटरी कर देंगे। ई मैट क्या होता है, मतलब ई मैट में एमरेड क्या करेगा, जो एम्प्लॉय है उसके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेगा, और ये ई मैट उसमें इन्वोक कर देगा। मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर कल को जो एम्प्लॉय है वो लोन लेने के बाद जॉब स्विच करता है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय की तरफ से ईएमआई नहीं आई है, तो ये कंडीशन मीट नहीं होने पे ये जो ईमैट है
ये वहां पे अप्लाई हो जाएगा और उस एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट से जितना भी उसका ईएमआई बनता है मंथली बेसिस पे वो डिडक्ट होके एमरल्ड के पास में आ जाएगा। तो मतलब इसमें भी डिफॉल्ट होने का चांस कम हो जाएगा। कंपनी कह रही है कि इस तरीके से हम इसमें रिस्क मैनेज करेंगे। लेकिन एक रिस्क इसमें ये हो सकता है कि नॉर्मली आप देखोगे होता है जब आप जॉब स्विच करते हो तो नई कंपनी में कई बार आप बैंक चेंज कर लेते हो, आप नया बैंक अकाउंट वहां पे ले लेते हो। तो उस केस में स्टिल ये जो ईमैट वाला फ्रेमवर्क कंपनी यूज करेगी वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि अलग से हम कलेक्शन इंफ्रा सेटअप करेंगे अपना, हमारी खुद की कलेक्शन टीम होगी। तो अगर कोई कस्टमर लोन डिफॉल्ट करेगा इस पर्सनल लोन के अंदर तो हमारी कलेक्शन टीम जाएगी, फॉलो अप करेगी एंड वहां से रिकवरी वगैरह आएगा। सो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है कंपनी का। देन अंडर राइटिंग भी काफ़ी कंपनी कह रही है कि स्ट्रिक्ट रहेगी। 3-4 चीज़ें हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एम्प्लॉय कितने टाइम से उस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, प्लस इतने सालों में उसका टोटल सैलरी कितना बन रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पास्ट में उसने किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया है, और यहाँ पे क्या वो परमानेंट एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है या फिर प्रोबेशन पीरियड के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके करने के बाद ही हम उनको लोन ऑफर करेंगे। सो ये सारा इनका अंडर राइटिंग का प्रोसेस रहेगा। देन जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है उसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, तो कंपनी कह रही है कि अभी आप अगर इंडिया का टोटल सैलरी डेटा देखोगे तो उसके बेसिस पे मंथली में अराउंड 1000 करोड़ का मार्केट साइज बनता है ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट का। लेकिन इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि जितना हमको स्कोप दिखता है इस ईडब्ल्यूए वाले प्रोडक्ट का, तो 1 लाख करोड़ का टोटल इसका एड्रेसेबल मार्केट बन सकता है आगे चल के। एमरल्ड का कहना है कि अभी हम और प्लस जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं, वो इस मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब इसमें स्कोप अभी बहुत है, इसमें बहुत ग्रोथ का स्कोप है आगे। देन एक डाउट जो हमने लास्ट कॉन कॉल के बाद में भी बहुत सारे आप लोगों का डाउट आया था, क्वेरी आया था कि इस वाले सेगमेंट के अंदर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने एंटर क्यों नहीं किया अभी तक, और क्या कल को वो एंटर कर सकते हैं तो एक रिस्क होगा एमरल्ड के लिए। तो उसमें इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो ये जो बैंक हैं, जो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये जो इंडिया के टॉप बैंक्स हैं, ये ऑलरेडी अपने टोटल लोन पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन के लिए करते हैं, और ये जिन प्रोडक्ट्स में अनसिक्योर्ड लोन करते हैं उनमें इनको आरओआई ऑलरेडी बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है ये बहुत शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट है, 1-1.5 महीने का आप लोन ऑफर कर रहे हो, टिकट साइज भी बहुत लो है, 20,000 25,000 का आप लोन ऑफर कर रहे हो। तो मैनेजमेंट का कहना है कि उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन सही नहीं बनती। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट इनका कहना है 2020 से लेकर के 2021-22 तक कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने ये शॉर्ट मतलब स्मॉल टिकट साइज का लोन देना स्टार्ट किया था अनसिक्योर्ड, 20,000, 30,000, 40,000 का। लेकिन पिछला 1-2 साल जो आपने देखा है, जिस तरीके का रिस्क बढ़ा है, जिस तरीके से एनपीएस बढ़े हैं, तो उन्होंने भी अब फोकस जो है 50,000, 1 लाख, 2 लाख के टिकट साइज पे करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज वहां पे रिस्क कम है और इस वाले सेगमेंट में रिस्क ज्यादा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो कंपनी का कहना है कि बड़े बैंक्स के ऊपर एक रेगुलेशन भी है आरबीआई का कि वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, लेंडिंग प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते जिसमें इंटरेस्ट रेट जीरो चार्ज करना हो, मतलब जिसमें जीरो इंटरेस्ट रेट हो। अब अगर आप ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट देखोगे तो इसमें आप इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करते ही नहीं हो, इसमें आपका इनकम कहां से आता है, फी इनकम से, आप प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हो एक तरीके से। तो कंपनी कह रही है कि इन सारे बैंकों के ऊपर रेगुलेशन है कि ये ऐसा प्रोडक्ट ऑफर ही नहीं कर सकते जिसमें जीरो इंटरेस्ट रेट हो। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बड़े बड़े बैंक्स इस प्रोडक्ट के अंदर एंटर नहीं करते और आगे भी करने का चांस बहुत कम है उनका। अब जो कुछ एनबीएफसीज हैं जो जीरो इंटरेस्ट रेट लोन देती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, आई थिंक चोलामंडलम भी है, तो ये सारे प्लेयर्स भी क्या करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को लोन देते हैं जिनमें इनको लगता है कि हमारा एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बन रहा है। मतलब उस कस्टमर का पूरा मॉडलिंग वगैरह करते हैं कि फ्यूचर में हम उस कस्टमर से पूरा आरओआई निकाल सकते हैं, एक हेल्दी आरओआई जनरेट कर सकते हैं, उस कस्टमर का रिपीटिंग परचेजिंग पावर किस तरीके का है। सो ये सारी चीजें असेस करने के बाद वो लोन देते हैं। और उनके लिए भी ये वैल्यू प्रोपोजिशन सही नहीं बनेगा, 20-25 हजार का अनसिक्योर्ड लोन, वो भी 1-1.5 महीने के लिए, तो उनके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। इसीलिए कोई चांस हमको लगता नहीं है कि वो भी कल को चल के इसमें एंटर कर सकते हैं। इनका कहना है इंडिया में जो हमारे टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसमें एक तो जिफी, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है ये जिफी, ये इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। फिर बॉम्बे बेस्ड एक और कंपनी है फटाक पे, और देन बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है रिफाइन। ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं जो एमरल्ड के कॉम्पिटिटर हैं इंडिया के अंदर। ग्लोबली मैनेजमेंट का कहना है कि मतलब यूएस में तो बहुत बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, और वहां पे अगर आप देखोगे तो टॉप 3 प्लेयर्स है आपका डेली पे, अर्निंग पे एंड आपका रेन पे करके, ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं। प्लस वहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया आपका, टैको बेल हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गए,
इनके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट को, वहां पे काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। एमरल्ड कह रहा है इवेंचुअली हमारा भी यही टारगेट है कि इंडिया में भी जब धीरे धीरे इसका मार्केट क्रिएट हो जाएगा तो हम भी इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज को ये सर्विस देंगे। तो मतलब एमरल्ड का अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे तो 13-15-20 करोड़ का रेवेन्यू है। तो अगर एक भी इस साइज का एम्प्लॉय कॉर्पोरेट इनके साथ में आ जाता है तो इनका बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ आ सकता है पूरे बिजनेस के अंदर। सो ये कंपनी का एस्पिरेशन है। देन एक और चीज अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर हैं, जो मतलब आपके लोकेलिटी में आप देखोगे ब्याज पे जो पैसा देते हैं, उनका पेनेट्रेशन काफी ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। मतलब ऐसे लोग जिनको शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो उन लोगों के पास जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि ये एक्चुअली अच्छा है हमारे लिए, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो जो लोग उनसे लोन ले रहे हैं उनको अभी पता ही नहीं है कि मार्केट में इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसी अवेयरनेस ही नहीं है। और वो जो मनी लेंडर है वो रेगुलेटेड नहीं है, आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करता है, वो काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, 5% 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। प्लस हम इस प्रोडक्ट में जीरो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, हम सिर्फ प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं 1-2.5% के आसपास, और उसमें भी हमारा जो आईआरआर है वो 26-28% रहता है। तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस कस्टमर के लिए भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। एक वो रेगुलेटेड एंटिटी के साथ में डील कर रहा है, इंटरेस्ट रेट उसको पे करना नहीं पड़ रहा। तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज है। जैसे जैसे इसका मार्केट बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे वो जो शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से वो हमारे पास में आएगा। सेम जैसे हमने ज्वेलरी सेक्टर में देखा अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, वैसा ही कंपनी कह रही है कि पेनिट्रेशन जैसे बढ़ेगा वो सारा मार्केट शेयर जो है हमारी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। देन इनके मार्जिन अगर आप अभी देखोगे तो काफी हाई मार्जिन है कंपनी के, इनका 70% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी का कहना है कि पहला पॉइंट तो ये कि मार्जिन ये सस्टेनेबल हमको लगता नहीं है, बहुत हाई मार्जिन है अभी करंटली। लेकिन इसके साथ में इनके इनके बिजनेस मॉडल का कुछ इंपॉर्टेंट लीवर समझना जरूरी है। कंपनी कह रही है कि हमने इस मॉडल को जिस तरीके से क्रिएट किया है, ये बिजनेस आगे जितना ग्रो करता जाएगा हमको जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही कम पड़ेगी। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि टोटल 8 लोगों की टीम है हमारी इस ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें से 4-5 जो है वो पूरा टेक वाला पार्ट देखते हैं और 2-3 इनके कंसल्टेंट्स हैं। तो कंपनी कह रही है कि अगर अभी हम मंथली बेसिस पे 1.5 करोड़ का डिस्बर्समेंट करते हैं और कल को अगर हम 100 करोड़ भी लेके जाते हैं इस नंबर को, स्टिल जो टीम साइज है हमारा वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। हार्डली हम 3-4-5 लोगों को और हायर करेंगे, 1-2 सीनियर पीपल को हायर करेंगे टीम को मैनेज करने के लिए, तो टीम की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि टॉप लाइन का ग्रोथ मेरा बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट मेरा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बॉटम लाइन जो है मेरा वो टॉप लाइन से भी ज्यादा ग्रो कर जाएगा। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे बहुत अच्छा मिलेगा इस बिजनेस से। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि क्योंकि ये बिजनेस जो है वो पीपल ड्रिवन नहीं है, हमें बैंक्स एनबीएफसीज की तरह बहुत बड़ी ऑपरेशनल टीम नहीं चाहिए, हम स्मॉल टीम पे ऑपरेट कर सकते हैं। और एक हाईली प्रॉफिटेबल मॉडल है, प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम ड्रिवन मॉडल है ये, सो उसका एडवांटेज मिलेगा हमको आगे चल के। देन गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है अगले 3 साल के लिए। कंपनी कह रही है 8-10 टाइम का पैट ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं और बहुत सारे लीवर्स हैं, ऑलरेडी हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंट है कंपनी उस गाइडेंस को अचीव करने के लिए। देन कंपनी कह रही है कि कंपटीशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंपटीशन जितना आएगा उतना ज्यादा अच्छा है इस मार्केट के लिए, मार्केट क्रिएट होगा, क्योंकि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आएंगे मार्केट का ग्रोथ जो है वो फास्ट होगा, और एक बार जब मार्केट ग्रो करेगा तब एमरल्ड और इसके जैसे जो प्लेयर्स हैं उनका ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगा। सो कंपनी कह रही है कि अभी हमारा फोकस ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ही है, और वो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन आएंगे। तो हम चाहते हैं कि और कॉम्पिटिटर्स आए। सेम अगर आप देखोगे तो जो एंजल वन की जो चेयरमैन है दिनेश ठक्कर जी, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले अपने इंटरव्यू में ऐसा ही बोला था कि ये जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है इसमें अगले 5-6 साल तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब ऐसा केस ही नहीं है कि एक ब्रोकर को दूसरे ब्रोकर का क्लाइंट चाहिए, बिकॉज अभी पेनेट्रेशन बहुत कम है, सिर्फ 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट है, और उसमें भी कई ऐसे केसेस हैं कि एक ही पर्सन के 3-3 4-4 जगह डीमैट अकाउंट है, एक ही पर्सन पूरे फैमिली का डीमैट अकाउंट मैनेज कर रहा है। तो एक्चुअल पेनेट्रेशन अभी बहुत कम है। सो उनका भी यही कहना था कि अगले 5-6 साल तक हर एक ब्रोकर जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, और एक ही प्लेटफॉर्म पे वो इतने सारे सर्विसेज इंटीग्रेटेड करके दे रहा है कस्टमर को, वो बहुत आराम से बहुत सारा कस्टमर एक्वायर कर सकता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकता है अगले 5-6 साल तक। देन उसके बाद जाके वो फेस आएगा जहां पे वो प्राइसिंग वॉर आएगा और आपको एक दूसरे का क्लाइंट लेना पड़ेगा। तो सेम वो चीज जो है वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी प्ले आउट हो रही है। प्लस सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल पहले तक यूट्यूब में भी आप देखोगे तो आपको हार्डली कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस की बात करते हैं या बिजनेस ट्रैक करने की बात करते हैं। ज्यादातर क्या होता था वहां पे
कि न्यूज में किस तरीके की बातें हो रही है, न्यूज में किस स्टॉक्स पे फोकस किया जा रहा है, उसके ऊपर ही कुछ कंटेंट बना दिया, उसी को शेयर कर दिया, एंड देन 2 महीने बाद 3 महीने बाद उस बिजनेस में क्या हो रहा है कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। जबकि रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या था कि उसको ये नहीं पता कि बिजनेस को ट्रैक किया कैसे जाता है एंड ट्रैकिंग के साथ में कैसे डिसीजन चेंज किया जाता है। सो आज अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिजनेस को हर एक क्वार्टर में ट्रैक कर रहे हैं, उसका पूरा अपडेट शेयर कर रहे हैं। सेम ये चीज क्या हो रही है, मार्केट एक तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो वही एमरल्ड भी कह रहा है कि जितना ज्यादा कंपटीशन आएगा उतना ज्यादा मार्केट क्रिएट होगा। जब एक बार मार्केट क्रिएट हो जाएगा, पूरा इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, तब वो प्राइसिंग वाला वॉर स्टार्ट होगा कि कोई 2% प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है या कोई 1.5% प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है, तब वो वाला गेम आएगा। देन कंपनी कह रही है कि ये जो अनसिक्योर्ड वाला प्रोडक्ट है, ये हम EWA प्रोडक्ट जो कंपनी एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं उनको भी पिच करेंगे, प्लस जो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक उनको भी पिच करेंगे, बिकॉज अगेन वही उनको फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ सकता है। तो ये वाला प्रोडक्ट उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इसको पे कर सकते हैं 3 महीने 6 महीने के अंदर। सो हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट इससे बढ़ जाएगा। देन कंपनी का कहना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है अनसिक्योर्ड वाला, ये हम अपने बुक पे ही रखेंगे, मतलब इसको सेल नहीं करेंगे बैंक्स और NBFCs को। हाँ, अगर टिकट साइज इसका बहुत ज्यादा हुआ, कोई हायर टिकट साइज का लोन हमको करना पड़ा, उस केस में हम सेल कर सकते हैं। देन कंपनी का कहना है, लास्ट कॉन कॉल में जो हमने डिस्कस किया था कि एक मुंबई बेस्ड HR के साथ में इनका टाई अप हुआ है, जो कि टाटा, बिरला, महिंद्रा इन सब के लिए हायरिंग का काम करता है, एज ए कंसल्टेंसी काम करते हैं उनके लिए। तो इनका कहना है कि अभी उस HR फर्म के साथ में हमारा डिस्कशन चल रहा है एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे बड़े ग्रुप में से किसी एक को हम ऑनबोर्ड करें, लेकिन इतने बड़े क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए होता है। सो हमारा एफर्ट अभी कंसिस्टेंटली उसके ऊपर है। इस क्वार्टर में इन्होंने एक बड़े US कॉर्पोरेट के साथ में इनका डिस्कशन चल रहा है। सो उसके इंडिया ऑफिस से अप्रूवल मिल गया है, फाइनल कॉल का ये वेट कर रहे हैं, वो US की उनके हेड ऑफिस से आना है। तो कंपनी कह रही है कि बहुत हाई चांस है कि वो वाला क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाएगा हमारा इस क्वार्टर के अंदर। लास्टली अगर हम देखें तो अगेन मैनेजमेंट ने गाइडेंस को अपना मेंटेन रखा हुआ है। कंपनी कह रही है कि 3 साल में 8 to 10 टाइम का पैट ग्रोथ देख रहे हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हेल्दी पेस पे ग्रो कर रहे हैं, हर एक क्वार्टर में हमारा पैट 100% से ज्यादा के रेट पे ग्रो हो रहा है। प्लस जैसे हमने बताया कि फिक्स कॉस्ट हमारी बहुत कम है, सारा वेरिएबल कॉस्ट है, हम सब एजेंट्स के थ्रू क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उससे ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे बिजनेस में कंटिन्यू रहेगा। सो गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन रखा है ओवरऑल। तो ये पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था एमरल्ड का। रिजल्ट अच्छा है। अगर आप ऑर्डर का पाइपलाइन देखोगे, मतलब जो कॉर्पोरेट्स इन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं, लगभग 25 कॉर्पोरेट्स हो चुके हैं, 15 कॉर्पोरेट्स कंपनी और टारगेट कर रही है Q3 के अंदर, एंड गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन रखा है। ये जो नया प्रोडक्ट है इसमें इनका एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाएगा। इसका जो लॉन्च है वो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY26 के आसपास करेगी, बिकॉज अभी इसका ये पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में और अपडेट मिलेगा उस पर। तो ओवरऑल एक अच्छा बेट लगता है अभी भी। फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे स्टॉक का तो अभी भी 40-42 के आसपास है। करंट पी तो जरूर दिखेगा आपको कि 70-80% स्टॉक भाग गया है, तो 63 का पी है। लेकिन अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे FY25 के बेसिस पे तो 40-42 का पी निकल करके आता है, बिकॉज पिछले पूरे साल में इस कंपनी का 4 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल इन्होंने फर्स्ट हाफ में ही ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो बहुत हाई चांस है कि एनुअल बेसिस पे 8-9 करोड़ का कंपनी का पैट रहेगा, और उसको इनको डबल करते जाना है अगले 2 साल तक। ग्रोथ लीवर्स अवेलेबल हैं, हमको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है, बट यहां से भी एक डिसेंट बेट लगता है एमरल्ड फाइनेंस। ऑलरेडी 70% का अपसाइड दे चुका है, बट जैसा हमने कॉन कॉल में डिस्कस किया कि ग्रोथ लीवर्स हैं, कंपनी एग्जीक्यूट अच्छा कर रही है, तो री रेटिंग कंटिन्यू रह सकता है स्टॉक का। बस हमको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखनी है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।